हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन अड्डा में। मैं हूं देवी जी। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था वहां से आगे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कल हमने जो है ना मुद्रा संकुचन पढ़ा था। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये मुद्रा संकुचन क्या है, या इसी को मुद्रा संकुचन को अपस्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन, संकुचन या अपस्फीति, जरा समझना। मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। देखो बेटा, होता क्या है कि यह मुद्रास्फीति के, जो मुद्रास्फीति है ना, उसके जस्ट अपोजिट होता है। उसके जस्ट क्या होता है, ये विपरीतार्थक होता है। ये क्या होता है भाई, विपरीतार्थक। विपरीतार्थक, एक मिनट, विपरीतार्थक। एक, चलो यहां पे लिख देते हैं, विपरीतार्थक होता है। तो मुद्रास्फीति पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो वस्तु तथा सेवाओं के, वस्तु तथा सेवाओं के मूल्यों में, सेवाओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि की दशा, निरंतर वृद्धि की दशा क्या कहलाती थी, मुद्रास्फीति। तो जब वस्तु तथा सेवाओं के मूल्यों में लगातार गिरावट होगी तो वो दशा क्या कहलाएगी, मुद्रा संकुचन कहलाएगी। सिंपल सा, ऐसे ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि भाई, अगर मान लो कि समग्र आपूर्ति, टोटल सप्लाई समग्र मांग को पार कर जाए, जरा आप वापस से सुनिएगा, कि अगर समग्र आपूर्ति समग्र मांग को पार कर जाए, या फिर जो है समग्र मांग समग्र आपूर्ति से नीचे रह जाए, यानी आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है। ऐसे समझो कि मार्केट में आप गए और मार्केट में आप खरीदार हैं। आप लोकल की मार्केट में सब्जी लेने गए और आज आपने देखा कि सब्जी वाले जितने भी लोग हैं सब आलू बेच रहे हैं, आलू लेके आए, तो आलू का रेट बेटा नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई एंड से सप्लाई ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से आलू का रेट क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि अगर समग्र आपूर्ति क्या हो जाए, जो है समग्र मांग को पार कर जाए, यानी जो टोटल सप्लाई है, टोटल क्या है भाई, सप्लाई है, ये जो है टोटल डिमांड को, टोटल डिमांड को क्या कर जाती है भाई, ये पार कर जाती है। तो ऐसी दशा देखने को मिलेगी। अब भाई ऐसा क्यों होता है, मांग के नीचे आने के पीछे क्या वजह हो सकती है, मांग कब कब किन किन दशाओं में नीचे आ सकती है, क्या क्या दशाएं हो सकती हैं जहां मांग गिर जाए। तो सबसे पहला है कि भाई देखो कि अर्थव्यवस्था में तरलता का कम हो जाना। अगर अर्थव्यवस्था में आपके पास पैसे नहीं है, लिक्विडिटी कम है, तरलता की कमी है, तो ऑब्वियस है कि अगर पैसे ही नहीं है तो आप बाजार नहीं जाओगे। अब बाजार नहीं जाओगे तो खरीदारी नहीं करोगे, बाजार नहीं जाओगे तो क्या है, खरीदारी नहीं करोगे, खरीदारी नहीं करोगे। और जब खरीदारी नहीं करोगे तो सप्लाई एंड से पहले से सप्लाई अधिक है ही, तो भी क्या होगा, वस्तु और सेवा का जो मूल्य है, क्योंकि जो सप्लायर है वह बेचने का प्रयास करेगा, तो वह आधे धूधे जो है रेट पर या प्राइसेस पे, मूल्यों पे बेचने का प्रयास करेगा। तो इस वजह से वस्तु और सेवा का जो रेट है क्या हो जाएगा, वस्तु और जो सेवा का रेट है, सेवाओं का जो मूल्य है वो नीचे आ जाएगा। तो ये कौन सी दशा कहलाएगी, मुद्रा संकुचन की दशा कहलाएगी। दूसरा कारण क्या हो जाता है भाई, कि जैसे देखो कि बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी, बेरोजगारी की दर, ध्यान रखना, रोजगार नहीं, बेरोजगारी मतलब सभी की नौकरी चली जाए। अब आपसे ही मैं पूछता हूं कि मान लो कि आपके गांव में 500 लोग थे और 400 लोग नौकरी कर रहे थे आपके गांव में, और 400 लोगों की नौकरी चली जाएगी तो ऑब्वियसली जो है, जब नौकरी जाएगी तो उनके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो बाजार नहीं जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे तो वही जो है मांग ही नहीं क्रिएट होगी, और जो पहले से चीजें जो सप्लाइड हैं, जो सप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो अभी यानी जो जो बन चुकी हैं, तो उनका रेट वही सप्लायर बेचने का प्रयास करेगा, सेलर तो उसको आधे दूधे दाम में बेचेगा। तो एक ये भी रीजन हो सकता है।
तीसरा ये है कि भाई किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का चरम पर पहुंच जाना, सैचुरेशन में पहुंच जाना। मान लो कि जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, फिनलैंड की अर्थव्यवस्था, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि यहां पर सभी की अपनी आवश्यकताओं की जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक चीजें हैं, सभी के पास है। चरम पर पहुंच जाएगी तो लोग वहां अपनी जरूरतों को शौकिया पूरी करेंगे, न कि जरूरत के अनुसार। तो ऑब्वियसली जब ऐसा देखने को मिलेगा तो होगा क्या बेटा, यहां पर आप देखोगे कि हर हाल में जो मांग है क्या होगी, कम होगी। अब मांग कम होगी तो वापस से वस्तु और सेवा का नेट रेट जो है, प्राइसेस जो है, मूल्य क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, ये भी ठीक था। और जो है अगला नंबर, यानी जो है और एक रीजन हो सकता है कि भाई किसी भी जो है देश की जनसंख्या क्या हो जाए, वृद्ध हो जाए, एजिंग पॉपुलेशन हो जाए, वृद्ध हो जाए। वृद्ध का मतलब क्या है, जरा समझने का प्रयास करना बेटा। देखो, वृद्ध का मतलब यहां पर यह है कि होता क्या है कि मान लो कोई जैसे देश, जैसे जापान, अगर आपकी अधिकांश जनसंख्या वृद्ध हो जाती है तो भाई वृद्धों का जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो हमेशा कम होता है। और जब वृद्धों का उपभोग, कंजम्पशन ऑब्वियसली कम होगा तो मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो वही जो है कि वस्तु और सेवा का रेट क्या है, प्राइसेस नीचे आएगा। तो इसे क्या कहेंगे कि भाई इसकी वजह से मुद्रा संकुचन हो सकता है या अपस्फीति की स्थिति देखने को मिल सकती है। मैं ये मान के चलता हूं, देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर एक बार बढ़िया से समझ लिया तो फिर वापस से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये आप समझ गए। आगे देखो, अब ये है अस्फीति, या इसको बोलते हैं डिसइंफ्लेशन। देखो, वो डिफ्लेशन था, ये डिसइंफ्लेशन है। इनमें दोनों में दिन रात का अंतर है। कैसे, जरा देखो बेटा। ये जो अस्फीति है ना बच्चा, ये मुद्रास्फीति का ही एक रूप है। यानी जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, ये उसी का ही एक रूप है। अब कैसे मुद्रास्फीति का ही रूप है, अब जरा देखो। मुद्रास्फीति, अब पता होना चाहिए कि भाई ये मुद्रास्फीति क्या था। तो वस्तु यानी गुड्स और सर्विसेज जो थी, उनके मूल्यों में लगातार वृद्धि की दशा को हम क्या कह रहे थे, मुद्रास्फीति कह रहे थे। तो ये कुछ जब उसी का ही रूप है तो कुछ मुद्रास्फीति की ही तरह होगी, ऐसे लगभग लगभग वैसी होगी। तो जरा देखो कि ये है कैसी। बेटा, होता क्या है, एक इसको समझने के लिए, डिसइंफ्लेशन को समझने के लिए एक उदाहरण दूंगा, तभी ये समझ पाओगे। डिसइंफ्लेशन को समझने के लिए डिसइंफ्लेशन, देखो जरा देखो कि जैसे मान लो 10 केजी जो चीनी है, इसका मूल्य ऐसे लिखो 2021 में, ऐसे जरा समझने का प्रयास कीजिए। 10 केजी जो चीनी का मूल्य था वो 100 रुपए था। ठीक है, हमने कितना रखा, 100 रुपए। ठीक है, अब 2022 में जो चीनी का रेट है वो कितना था भाई, वो जो है आपका 200 रुपए था। ठीक है, 2023 में जो चीनी का रेट है वो जाके आपका हो गया कितना, जो है आपका ये जाके 250 रुपए हो गया। और 2024 में जो चीनी का रेट है, मान लो 10 केजी चीनी का रेट, ये जाके 200 कितना हो गया, 80 रुपए हो गया। एक ट्रेंड देखने का प्रयास करो, जरा यहां पर देखो। अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। 2021 में कितना, 100 रुपए। 2022 में दिख रहा है ना, अच्छा हाँ दिख तो रहा है। 2022 में 200 रुपए, 2023 में 250 रुपए और 2024 में 280 रुपए। अब देखो, मुद्रास्फीति क्या थी कि वस्तु तथा सेवाओं के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी की दशा को क्या कहते थे, मुद्रास्फीति कहते थे। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, अस्फीति क्या है कि मुद्रास्फीति की ही एक दशा है या मुद्रास्फीति का ही एक प्रारूप है। चलो, ये लाइन तो फुलफिल हो गई। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि मूल्यों में तो वृद्धि होगी, लेकिन जिस मूल्यों में वृद्धि होगी, जो मूल्य होंगे, उस दर में गिरावट होगी, वही अपस्फीति है। भाई इसमें 2 पॉइंट है, यानी अस्फीति को, सॉरी अप नहीं है ना, डिसइंफ्लेशन को समझने के लिए कि भाई यहां पर वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य है उसमें तो वृद्धि होगी, लेकिन उन मूल्यों का जिस दर से मूल्य में वृद्धि हो रही है, जिस दर से, रेट से, उस रेट में गिरावट होगी। जैसे ऐसे समझो, यहां लगभग 100% वृद्धि हुई। ठीक है, समझ आ रहा है।
अब 200 से 250%, 200 से 250 का ये आपका कितना भाई, अगर आप देखें तो ये आपका 20% भी नहीं है, लगभग कितना 25% है, ठीक है 25% है। अब यहां पर देखो कि ये आपका जाके 30 बढ़ा तो कितना, लगभग जो है 12% के आसपास, लगभग। आप देखो पहले 100%, फिर 25%, फिर 12%। तो बताओ कि जो रेट है, रेट में गिरावट दर्ज हुई कि नहीं हुई, रेट में गिरावट दर्ज हुई। तो यही दरअसल क्या है, डिसइंफ्लेशन है। यहां पर वही बता रहा था कि अस्फीति मुद्रास्फीति का ही एक प्रारूप है, और अस्फीति में मूल्यों में बढ़ोतरी तो होती है, परंतु बढ़ोतरी की इस दर में निरंतर कमी उत्पन्न होती है। यानी कि मुद्रास्फीति के गति में कमी को अस्फीति कहते हैं, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो। जो गति है, जो जिस गति से बढ़ रही है उस गति में कमी आती है बेटा, तो इसी को डिसइंफ्लेशन या अस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्फीति। ध्यान से सुनना, इसे अस्फीति कहते हैं, ठीक है, अप नहीं ओ। ओके, समझ गए होंगे। तो ये उदाहरण देना यहां जरूरी था। आगे देखो बच्चा, संस्फीति रिफ्लेशन। रिफ्लेशन यानी री मतलब पुनः होता है, तो इसका मतलब कि पुनः इन्फ्लेशन का मतलब है ना। चलो देखो रिफ्लेशन, देखो बेटा होता क्या है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आएगी, आप खुद सोचो कि अगर जो मांग है, जो डिमांड है, डिमांड अगर नीचे आती है तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में जो प्राइसेस है क्या होगा, कमी आ जाएगी, कमी उत्पन्न होगी। अब ये अर्थव्यवस्था के लिए बुरा माना जाता है। मैं कहता, जैसे कि कहा, आपको ये लगता होगा अगर मुद्रा संकुचन की दशा है, मंदी की दशा है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। मैं अगेन आपको बता दूं, हो सकता है आपको सुनने में अच्छा लगे, यही वजह है, इसी वजह से कहा जाता है कि भाई इन्फ्लेशन का एक आदर्श रूप किसी भी देश में बना रहना चाहिए, क्योंकि यही इस बात को दर्शाता है कि उस देश में ग्रोथ यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, या जो है आर्थिक विकास, जो आर्थिक समृद्धि हो रही है। अगर मुद्रा संकुचन की दशा हो जाएगी तो यही कहा जाएगा कि उस देश में जो आर्थिक ग्रोथ है वो रुक गई है या निगेटिव होने लगी है। इसी वजह से कहा जाता है कि मुद्रास्फीति होनी चाहिए, लेकिन एक आदर्श तौर पे होनी चाहिए, एक आदर्श रूप में होनी चाहिए। तो यहीं पर जैसे कि कहा जाता है कि भैया जैसे अर्थव्यवस्था में मांग नीचे आएगी तो वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में बेटा क्या हो जाएगी, कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा माना जाता है। तो अब होगा क्या कि अब वो देश, अब भाई आप खुद सोचो कि अगर वहां पर नेगेटिव ग्रोथ होगा तो वो देश जो है, उस देश की सरकार या उस देश की जो बॉडीज, जो उससे संबंधित जो है जो बॉडीज होंगी वो जगेंगी। और जब बॉडीज जगेंगी तो अर्थव्यवस्था में क्या करेंगी, किस चीज की कमी थी भाई, डिमांड की। तो डिमांड को बढ़ाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो अब बताओ कि अगर हमारे यहां कुछ ऐसा हो जाए देश में कि वस्तु और सेवा का मूल्य नीचे जाने लगे, तो ऐसा क्या सरकार कर सकती है या केंद्रीय बैंक क्या कर सकती है जो वापस से जो है जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ने लगे। तो जी किया जा सकता है, या तो भाई केंद्रीय बैंक है तो बैंकों को कहे, आप एक चैप्टर आगे पढ़ोगे मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी में उपकरण होते हैं कुछ मात्रात्मक और कुछ गुणात्मक, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सभी जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मात्रात्मक उपकरण है। तो भाई क्या कर सकता है कि जो केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक जो रेट्स हैं उन रेट में कटौती करेगी। जब रेट में कटौती करेगी, मतलब आप खुद सोचो कि अगर केंद्रीय बैंक बैंकों को कहे कि लो सस्ते में तुम पैसा ले जाओ, तो ऑब्वियसली बैंक भी पब्लिक को सस्ते में पैसा देंगे। अच्छा, बैंक भी पब्लिक को सस्ते में पैसा देंगे, आसानी से लोगों को पैसा मिलेगा, तो लोग बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, जो खरीद ही नहीं रहे थे तो वापस से कुछ खरीदना शुरू कर देंगे। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सरकारें क्या कर सकती है, सरकार चाहे तो टैक्सेशन कम कर दे कि भाई जो जीएसटी लग रहा है जीएसटी को कम कर दिया जाए, इनकम टैक्स को कट डाउन कर दिया जाए, ताकि आप खुद सोचो कि अगर सरकार
कह दे कि इस साल किसी से कोई जो है इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो जो टैक्स के तौर पे पैसा लिया जा रहा था उसी की लोग खरीदारी करेंगे तो अर्थव्यवस्था में वापस से क्या आ जाएगा, बूम आएगा। तो ये जो है क्या होगी, वापस से इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी। या फिर अगर मान लो कि सरकार कहते हैं अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो जीएसटी है वो नहीं लेंगे, अगर जीएसटी नहीं लेंगे तो चीजें लोगों को सस्ते में मिलेंगी। चीजें जब वस्तु और सेवाएं सस्ते में मिलेंगी, जब कोई सर्विसेज टैक्स ही नहीं जाएंगे तो वापस से जो है लोग खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। जब खरीदने के लिए प्रेरित होंगे तो वापस से अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर बूम करने लगेगी। तो यही दशा क्या कहलाएगी बेटा, संस्फीति की कहलाएगी। यही दशा संस्फीति होती है या रिफ्लेशन होती है। देखो यहां क्या लिखा है वो तो ठीक है, पर यहां समझने वाली चीज जो है मैंने आपको बता दिया। अगेन वापस से थोड़ा समझा देता हूं। देखो इकोनॉमी के साथ एक खास बात क्या है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया तो फिर वापस से कभी कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे मैंने क्या कहा कि भाई ये जो डिमांड है, जरा देखने का प्रयास करो। तो डिमांड क्या हुई थी, डिमांड कम हुई थी। डिमांड कम हुई थी तो ऑब्वियस जो मूल्य हैं वस्तु और सेवाओं के क्या हो गए थे, मूल्य कम हो गए थे। कम हो गए थे इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा संकुचन की दशा हुई। मुद्रा संकुचन की दशा किसी की भी देश के लिए क्या है, खराब मानी जाती है। मुद्रा संकुचन की दशा यानी अर्थात इसको मंदी कह लो, सिंपल सा, किसी भी देश के लिए ये खराब माना जाता है। तो सरकार चौकन्नी होगी तो दो स्तर से काम होगा। एक तो भाई हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे केंद्रीय बैंक का क्या नाम है भाई, जैसे आरबीआई, मान लो हमारा आरबीआई है। और एक जो होता है सरकार। अब भाई किसी भी देश में अगर मंदी आ रही है तो ये दोनों जो लोग हैं एक्टिव हो जाएंगे। अब केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, तो केंद्रीय बैंक भाई बैंकों का क्या है, माई बाप है। तो सबसे बैंकों को आदेश देगा, कहेगा कि तुम लोग सुधर जाओ, तुमको हम सस्ते में पैसा दे देंगे, तुम भी पब्लिक को बस पैसा क्या कर दो, सस्ते में दे दो, कम ब्याज दर पे दे दो। तो बताओ पब्लिक को कम ब्याज दर पे पैसा मिलेगा तो पब्लिक कहां जाएगा, वही पैसा लेकर के बाजार जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पैसा जो है आसानी से कम ब्याज दर पे मिल रहा है। अगर ये बाजार जाएगा तो वापस से भाई जो है वस्तु क्यों ऐसा हो रहा था, मांग कम थी ना, मांग कम थी। अच्छा मांग कम वजह से भाई, तो मांग को वापस से यही व्यक्ति जो है बाजार गया तो मांग को वापस से बढ़ाएगा, तो वापस से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रोथ होने लगेगी। एक तो ये है, आरबीआई ऐसा कर सकती है। भाई सरकार क्या करे, सरकार कर दे कि भाई जो है आयकर कम कर दे, या जो जीएसटी है उसे कम कर दे। तो इससे क्या है, आयकर कम कर देगी तो लोगों के पास पैसा बचेगा, लोगों के पास पैसा बचेगा तो वही पैसा लेकर के लोग कहां जाएंगे, बाजार जाएंगे। अब बताओ वही पैसा लेकर के लोग अगर बाजार जा रहे हैं, यहां पर जरा देखो बाजार जा रहे हैं, अब अगर मान लो जीएसटी कम हो गई तो भाई जो वस्तु गुड्स और जो सर्विसेज है वो सस्ते में प्राप्त होगी। जब वो गुड्स और सर्विसेज बेटा सस्ते में मिलेगी तो लोगों को खरीदना आसान होगा, तो लोग वापस से उपभोग करेंगे और मांग को जो डिमांड नीचे आ रही थी वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी। तो यही दशा क्या कहलाएगी, रिफ्लेशन, दोबारा से महंगाई बढ़ने लगी। समझे, ये है दरअसल पूरा। अब ये समझ गए होंगे ये कैसे काम करता है, यही इकोनॉमी के साथ बढ़िया बात है। आगे देखो, बस इतनी स्पीड से क्यों। अब ये है बेस प्राइस स्पाइरल। अच्छा जितना सिविल सर्विस का बच्चा है सभी एक कॉपी से परिचित, स्पाइरल जो ऐसी है ना, स्पाइरल में ही तो मेंस लिख रहे हो, मेंस का जो कॉपी, मेंस का जो आंसर वगैरह, ये बेस प्राइस स्पाइरल भी कुछ वैसे ही है बेटा। जैसे देखो होता क्या है, जैसे जैसे वेतन और आय में बढ़ोतरी होगी, ऐसे समझो कि जैसे जैसे क्या होगा, वेतन या आय क्या होगा, वेतन और आय बढ़ेगा तो मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। कैसे भैया जरा समझो, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। मैंने वापस से बता रहा हूं कि जैसे जैसे वेतन बढ़ा, तो भाई मान लो कि राम है,
राम का वेतन बढ़ा, राम जाएगा बाजार। अब भाई सप्लाई तो रातों रात होती नहीं है, बाजार गया मतलब मांग किया, आज सप्लाई रातों रात तो होगी नहीं। तो वस्तु और सेवा का मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर मूल्य बढ़ेगा, क्या है बेटा, मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगी? मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये संबंध कैसा हुआ भाई? अगर वेतन बढ़ा या आय बढ़ी तो ये संबंध क्या हुआ? चक्रीय हुआ, यानी आपकी मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ? ये संबंध, इस संबंध को क्या कहेंगे? चक्रीय संबंध कहेंगे, चक्रीय संबंध कहेंगे। अब वापस से जरा समझने का प्रयास करो कि जैसे जैसे वेतन बढ़ेगा तो वापस से मुद्रास्फीति उसी तरह बढ़ेगी, क्योंकि सभी लोग पैसा लेकर के जैसे जैसे सैलरी मिली तो बाजार जाएंगे। और सप्लाई रातों रात नहीं होगी तो वापस से वस्तु और सेवा का मूल्य ऊपर जाएगा। अच्छा भाई आप देखो कि वैसे वैसे मांग बढ़ेगी तो मांग में बढ़ोतरी के कारण मूल्य में बढ़ोतरी होगी। अच्छा मूल्य में हुई बढ़ोतरी के कारण वेतन में बढ़ोतरी की मांग पुनः उत्पन्न होगी, फिर लोग कहेंगे कि हमारा वेतन बढ़ाओ। ऐसा क्यों कहेंगे? कर्मचारी कहेंगे क्योंकि हमारी बचत पर जो अभी से मैं स्टार्टिंग बताया था कि भाई महंगाई के चलते बचत पर प्रभाव पड़ता है, वो भी निगेटिव, आपकी बचत कम होती है। अब ये वेतन वाले व्यक्ति, इनको कम बचेगा, महंगाई बढ़ गई है, महंगी चीजें मिलेंगी, तो ये क्या कहेंगे वापस से कि हमें क्या कर दो, हमारा वेतन बढ़ा दो, हमारी आय बढ़ा दो। और अगर इनकी फिर आय बढ़ गई तो फिर जो है वस्तु और सेवाओं का मूल्य और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बेटा क्या कहते हैं? बेज स्पाइरल या इन्फ्लेशन स्पाइरल या फिर बेज प्राइस स्पाइरल कहते हैं कि आप वेतन और आय की जब जब मांग करोगे, जब जब मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी, क्योंकि संबंध बेटा चक्रीय है, संबंध चक्रीय है, समझे? चलो, और इसी वजह से जब नया वेतन लागू होता है तो आप देखो कि महंगाई अचानक से ऊपर जाती है, इंक्रीज होती है, यही रीजन होता है बच्चा, समझे? चलो आगे देखो, इन्फ्लेशन टैक्स। ये इन्फ्लेशन टैक्स क्या है? देखो बेटा, इन्फ्लेशन टैक्स एज सच कोई टैक्स वैक्स नहीं होता है, पर इसे समझो पहले देखो, इसको समझने के लिए पहले आप टैक्स देखो। टैक्स का मतलब क्या है कि जो टैक्स है ना, ये एक प्रकार की अनिवार्य वसूली है। मतलब अगर आप पे टैक्स लगेगा तो आपको अनिवार्य तौर से वो पैसा सरकार को देना पड़ेगा, सरकार वसूल लेगी, तो ये अनिवार्य वसूली है। सरकार जो है ये टैक्स आपके आय पर, आपके उपभोग पर वसूलती है। लेकिन जो इन्फ्लेशन टैक्स है, ये मुद्रास्फीति कर वास्तव में कोई एज सच कोई टैक्स वैक्स नहीं है कि जैसे कि जो है सरकार इसको वसूले। तो भाई इन्फ्लेशन टैक्स हम क्यों कह देते हैं? दरअसल होता क्या है कि टैक्स जैसे हमारे जेब में डाका डालता है, इसी तरह इन्फ्लेशन भी हमारे जेब पर डाका डालती है। कैसे? जेब पर डाका डालती है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? कल आंसर दीजिएगा या कमेंट में आंसर दीजिएगा, डाका डालती है। अब मान लो कि जैसे ऐसे समझो कि कोई भी जो है वस्तु 100 रुपए की है और इसमें मान लो कि जीएसटी लग गया और जीएसटी लगा 18%। जरा समझना, तो यही 100 रुपए की वस्तु 118 रुपए की हो गई कि नहीं हो गई? चलो ठीक है, अब बताओ 18 रुपया इसने अतिरिक्त आपके जेब से निकाला कि नहीं निकाला? बिल्कुल निकाल लिया। दूसरी तरफ देखो, दूसरा एग्जांपल कि कोई वस्तु भाई 100 रुपए की है, यहां पर आपका क्या लगा था भाई? 18% जो है जीएसटी लगा था, ध्यान रखना पहले यहां पर भी, यहां पर अब 100 रुपए की है, लेकिन महंगाई बढ़ गई और महंगाई का रेट जो है काफी ज्यादा है, मान लो 18% के आसपास है, 18%। तो कोई भी वस्तु पहले आप 100 रुपए में खरीदते थे, अब जाके वो 118 रुपए में खरीदोगे, 118 रुपए में खरीदोगे। तो बताओ, जो काम जो है टैक्स व्यवस्था ने किया था वही काम जो है इन्फ्लेशन ने कर दिया। तो तो इस वजह से इन्फ्लेशन टैक्स इसको कहते हैं, समझे? ये है दरअसल इन्फ्लेशन टैक्स। समझ आ गया होगा आप?
चलो आगे देखो, स्टैगफ्लेशन बहुत बढ़िया चीज है। पानी पी ले तभी इससे और बढ़िया हो पाएगा, नहीं और बढ़िया हो नहीं पाएगा, है ना। तो पानी पीना जरूरी है। चलो पानी पी लेते हैं। चलो पहले इन्फ्लेशन टैक्स भी देख लेते, सॉरी इन्फ्लेशन टैक्स हो गया, स्टैगफ्लेशन देख लेते हैं। इसको समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, जरा समझना, समृद्धि रहित मतलब समृद्धि नहीं होगी लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ेगी। और ध्यान रखो अभी क्या मैंने बताया था कि भाई जैसे जैसे वस्तु और सॉरी जैसे जैसे आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे क्या होगा, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगी। अब मुद्रा आपके भाई आप खुद सोचो, आपके वेतन में बढ़ोतरी हुई, आप गए बाजार, और आप गए बाजार तो आपने कोई वस्तु को खरीदा, मतलब आपने क्या किया, मांग को जन्म दिया। मांग को जन्म दिया तो अलर्ट सप्लाई की ओर पहुंचेगा। अलर्ट जब सप्लाई की ओर पहुंचेगा तो आप खुद ही सोचिए, सप्लाई अलर्ट जाएगा तो कंपनियां सप्लाई करने लगेंगी, तो वह जो है मैन पावर हायर करेंगी, वह जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार देंगी। रोजगार देंगी तो ये साइकिल चल पड़ेगी। तो ये साइकिल जब चल पड़ेगी तो बताओ आर्थिक समृद्धि होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली आर्थिक समृद्धि होगी। तो जरा देखो वही चीज है। तो पहले जो है वही चीज समझाना चाह रहा हूं, पहले इस शब्दों का मतलब जान लो। देखो स्टैग और फ्लेशन, स्टैग का मतलब यहां पर देखो, स्टैग और फ्लेशन, स्टैग और फ्लेशन, स्टैग का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। और फ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैग का मतलब रुका हुआ, फ्लेशन का मतलब यहां पर देखो महंगाई, महंगाई, जरा समझना। तो स्टैग का मतलब रुका हुआ, फ्लेशन का मतलब महंगाई। अगर इसका शब्दार्थ के हिसाब से आप मतलब निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट जाएगा कि रुकी हुई महंगाई, बल्कि ऐसा नहीं है। यहां पर होता क्या है कि महंगाई बढ़ती जाती है और समृद्धि नहीं होती है, समृद्धि रुक जाती है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि भाई आप खुद सोचो ना कि समृद्धि हो रही है, महंगाई भी बढ़नी चाहिए, लेकिन जस्ट अपोजिट दस है कि समृद्धि रुक गई है फिर भी महंगाई। तो क्यों ऐसा होता है जरा देखो। देखो बेटा होता क्या है कि इसमें मांग बिल्कुल थम जाएगी, मतलब मांग है ही नहीं है। जरा समझना कॉन्सेप्ट यहां से निकलेगा। तो मांग है ही नहीं है तो आप कहोगे सर महंगाई कैसे बढ़ेगी, मांग थम जाएगी, रुक जाएगी, मांगा मांग है ही नहीं है। तो मांग नहीं है, जब मांग थम जाएगी तो समृद्धि नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई समृद्धि कब होती है कि आप मांग करोगे, मांग करोगे तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा, तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए मैन पावर हायर किया जाएगा, मैन पावर हायर किया जाएगा तो समृद्धि होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो लोग टैक्स देंगे, टैक्स देंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, भाई सरकार के पास पैसा जाएगा, सरकार भी खर्च करेगी, पूरा साइकिल बन जाएगा। लेकिन यहां समृद्धि दर्ज नहीं होती, क्यों, क्योंकि मांग बिल्कुल थम जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था नीचे की ओर आने लगती है। अब अर्थव्यवस्था क्या है, नीचे हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो भाई देखो कि मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ती रही है लगातार, फिर भी महंगाई बढ़ी, मांग है नहीं है, मांग थम गई है। अब मांग थम गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि समृद्धि भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है, ग्रोथ जो है नीचे आ रही है। तो फिर भी जो है इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। तो क्या वजह हो सकती है कि इन्फ्लेशन ऊपर जाए, तो चूंकि देखो यहां आर्थिक समृद्धि थम जाती है, रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ऑब्वियसली रोजगार ही नहीं उत्पन्न होगा, मांग ही नहीं है। तो यहां पर स्टैगफ्लेशन यहां पर जो स्टैगफ्लेशन की दशा, बेरोजगारी की दर उच्च होती है। यहां पर बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत बढ़ जाती है, भाई रोजगार नहीं है ना, तो बेरोजगारी की दर क्या हो जाएगी, बेरोजगारी, बेरोजगारी की दर क्या है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी की दर बढ़ जाएगी
तो लोगों के पास पैसे होंगे नहीं, लोगों के पास पैसे होंगे नहीं तो वापस से अगेन मांग नहीं कर पाएंगे, तो वही सेम कंडीशन है। तो आखिर क्या है कि इन्फ्लेशन फिर भी बढ़ रहा है? तो इसके पीछे बेटा कुछ कारण हो सकते हैं। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं कि भाई याद करो, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो यहां पर मांग की वजह से महंगाई नहीं बढ़ रही थी, ध्यान से सुनना, क्योंकि मांग तो थी ही नहीं, तभी तो बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो यहां पर बेरोजगारी दर बढ़ रही है, ठीक है। यहां पर जरा समझो कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है और इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि संरचनात्मक जो मुद्रास्फीति है, जो लागत जनित मुद्रास्फीति है, वो देखने को मिलती है। संरचनात्मक और लागत, क्यों? क्योंकि भाई अगर प्रशासनिक तंत्र की विफलता होगी तो ऑब्वियसली जो है, जैसे आप सुनो कि वैसी भी चीजें जो है कम है, क्योंकि लागत जनित मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। अगर रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं है, वही महंगा हो गया है, और अगर मान लो प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाए तो ऑब्वियस जो है क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर काला बाजारी होने लगे, ब्लैक मार्केटिंग होने लगे, होर्डिंग होने लगे, तो ये समस्या देखने को मिलेगी। तो स्टैगफ्लेशन के दौरान आप यही कह सकते हो कि समानता है, यहां पर उच्च बेरोजगारी के कारण मूल्य में कमी उत्पन्न होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता, जो कि स्टैगफ्लेशन के दौरान ये नहीं देखा जाता, और यह किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक प्रतिकूल माना जाता है, सबसे खराब माना जाता है। समझे आप अब क्या कारण था? आगे फिलिप्स कर्व देखो थोड़ा सा, तो आसानी से और समझ पाओगे। देखो बेटा, फिलिप्स कर्व यहां से कई बार सिविल सर्विस, यूपी पीसीएस और यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विस क्वेश्चन पूछता रहा है। जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक बेटा क्या है? समान संबंध होता है। ध्यान से सुना, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच एक समान संबंध होता है। कैसे? कि देखो, जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, जैसे जैसे बेरोजगारी की दर बढ़ेगी, वैसे वैसे महंगाई नीचे आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे देखो, खाली है पेज कुछ, चलो यहां पर देख लो। मान लो कि 100 लोग जॉब कर रहे थे, देश में कुल 100 लोग थे, इनकी नौकरी चली गई, तो ये मांग को जन्म नहीं देंगे, खरीदारी करेंगे नहीं, खरीदारी नहीं करेंगे तो पहले से उपलब्ध वस्तुएं क्या होंगी? सस्ती होंगी। तो अब देखो कि भाई यहां पर पहले से उपलब्ध वस्तुएं क्या होंगी? सस्ती होंगी। तो वही कह रहा है कि बेरोजगारी की दर जैसे जैसे बढ़ती है तो मुद्रास्फीति क्या होती है? नीचे आती है। क्यों? क्योंकि भाई जो है मांग ही नहीं रहेगी, तो वस्तु और सेवा जो पहले से उपलब्ध है वो सस्ती हो जाएगी। तो ये समान संबंध देखने को मिला। तो इससे क्या होगा कि इस संबंध को एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे भाई साहब अल्बॉन फिलिप्स, तो इन्हीं ने एक वक्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, और इसी वजह से इसको फिलिप्स कर्व कहा जाता है। इन्होंने समझाया कि भाई जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो उपस्थित रिलेशन, समान संबंध है, ये उसी को समझाने का प्रयास किया। और इन्होंने कहा कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ऐसा नहीं होता, ये फिलिप्स कर्व जो है ये जस्ट अपोजिट। जरा यहां पर समझने का प्रयास करो। देखो यहां पर देखो, कहा जा रहा है कि जैसे जैसे देखो, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट की ओर ये है, और ये जो है इन्फ्लेशन रेट की ओर। जरा समझना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना मतलब क्या है? देखो 3 4 5 6 7 8 बढ़ रहा है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना मतलब लोगों की नौकरी जाना। एम्प्लॉय नहीं है, अनएम्प्लॉय है। बेरोजगारी दर बढ़ना मतलब लोगों की नौकरी जाना। लोगों की नौकरी जाने का मतलब लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा। अरे यही है ना, नौकरी चली गई तो खरीद नहीं करोगे, खरीद नहीं करोगे, बाजार नहीं जाओगे, बाजार नहीं जाओगे तो ऑब्वियसली जो है क्या होगा? आप देखो कि जो पहले से उपलब्ध जो वस्तु और सेवा है वो सस्ती होगी कि नहीं होगी? सस्ती होगी। तो जो मुद्रास्फीति रेट है, अब जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है ना, तो जरा देखो वो क्या होगा? डाउन होगा। क्यों? कोई खरीदार ही नहीं है तो डाउन होगा। तो आप जरा देखो, फ्लिप कर्व एक वक्र के माध्यम से समझाते हैं। ये वक्र कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो नीचे आना मतलब जरा देखो, ये ऐसे नीचे आना हुआ ना, तो ये वक्र यहां से चला और ये नीचे क्यों? इधर
कि जो इन्फ्लेशन रेट डाउन होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, अर्थात महंगाई कम होगी और बेरोजगारी दर बढ़ेगी। इसको अगर रफ वर्क में समझें तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो ये बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी दर, और इधर मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति को क्या होगी, कम होगी, तो इसको ऐसे बना लो, और बेरोजगारी दर क्या होगी, बढ़ेगी, ऐसे बना लो। अब मैं आपसे कहूं 6th 7th में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि इसको वक्र के माध्यम से एक ही लाइन में दर्शाना है, तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऊपर से जो चीज आ रही है तो जो नीचे की ओर तो कम हो रही है, जो इधर को जा रही है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये देखो दर्शा के रखा है कि ऊपर जाएगी तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अब समझ में आ गया होगा कि ये दरअसल अल्बॉन फिलिप्स जो फिलिप्स वर्क है, कर्व है, वक्र है, ये कैसे काम करता है। अच्छा, स्टैगफ्लेशन जस्ट अपोजिट था। जरा देखो, स्टैगफ्लेशन की दशा में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में जो संबंध है वो कुछ ऐसा है कि भाई यहां बेरोजगारी भी बढ़ रही है, देखो जरा, और मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। तो अगर इसका वक्र निकालना हो, मान लो रफ वर्क, तो सिंपल सा इसका रफ वर्क कैसे हो जाएगा, ऐसे दोनों इधर मान लो रख लो बेरोजगारी, बेरोजगारी, और इधर रख लो मुद्रास्फीति, तो ऐसे वक्र रहेगा इसका। क्यों? दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, कि बेरोजगारी भी और मुद्रास्फीति भी। ये क्या है, स्टैगफ्लेशन की दशा है, समझे। अब अगर इसको एक ही लाइन में, तो उसने जो है दोनों बढ़ाने के लिए ये बोल दिया स्टैगफ्लेशन। अब समझ आ गया होगा स्टैगफ्लेशन और फिलिप्स कर्व। आ गया कि नहीं आ गया? ये मैं मान के चलता हूं यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी, यहां तक किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखो, श्रिंकफ्लेशन। ये श्रिंकफ्लेशन क्या है, जरा देखने का प्रयास कीजिए। देखो, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि से अगर मान लो रॉ मटेरियल बढ़ जाता है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं ना, अगर मान लो रॉ मटेरियल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आप देखोगे कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा भाई, फाइनल प्रोडक्ट में वृद्धि हो जाएगी। तो भी यहां पर उत्पाद की कीमत में वृद्धि को उपभोक्ता गौर करता है। आप जरा समझना कि अगर मान लो रॉ मटेरियल में वृद्धि होगी तो फाइनल प्रोडक्ट में वृद्धि हो जाएगी, तो उपभोक्ता क्या करता है, इसको गौर करेगा। एक उदाहरण ले लो पार्ले जी का, सबसे बेहतरीन उदाहरण पार्ले जी। पार्ले जी मान लो बन रहा है किसका, गेहूं का, तो गेहूं में बहुत ज्यादा महंगा हो गया, गेहूं महंगा हुआ, पार्ले जी गेहूं का बन रहा है, तो गेहूं महंगा हुआ, तो पार्ले जी जो है अपने आप जो पैकेट में क्या थे, पार्ले जी महंगा हो जाएगा। अब पार्ले जी इस बात को ये कैसे छिपाए, क्यों? क्योंकि अगर ये पार्ले जी बिस्किट महंगा करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, हर हाल में करना पड़ेगा। अगर रॉ मटेरियल बढ़ा है तो फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि उसको मार्जिन भी मेंटेन करना है अपना और मार्केट में बने भी रहना है, तो इसको महंगा करना मजबूरी है। तो एक ये चतुराई के साथ एक गेम खेलने का प्रयास करेगा। गेम खेल क्या सकता है, कैसे गेम कर सकता है, गेम ये ऐसे कर सकता है कि भाई ये क्या कर दे, मात्रा में कमी कर दे। जरा समझना, ये क्या कर दे, मात्रा में कमी कर दे। अब लोग मात्रा में कमी को यानी वजन में कमी कर दे, इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे पार्ले जी का ही उदाहरण ले लो, मैंने पार्ले जी में अगर मैं आपको बता दूं तो 5 रुपए में से 16 बिस्किट खाए हैं, ठीक है, पर आज अभी भी वो 5 रुपए का पार्ले जी आता है, पर उसमें 7 या 8 बिस्किट आते होंगे। क्या गेम खेला, यही तो क्या है, यही श्रिंकफ्लेशन है। ये क्या है, श्रिंकफ्लेशन है। इसके तहत उत्पाद की कीमत में वृद्धि नहीं करेगा, कीमत वैसे ही रखेगा, बेंचमार्क वही रखेगा, लेकिन वो क्या कर देगा, प्रति वजन, जो प्रति यूनिट वजन है या जो उसकी एक्चुअल में मात्रा है उसमें कमी कर देगा। यहां पर हालांकि उसका पार्ले जी का एग्जाम्पल दिया भी गया है, मैं इस एग्जाम्पल को बढ़िया से समझा दिया। ये श्रिंकफ्लेशन है, क्या है, श्रिंकफ्लेशन है, मात्रा श्रिंक कर देता है, पर यूनिट वजन श्रिंक कर देता है, ये श्रिंकफ्लेशन है।
अब आगे देखो स्किमफ्लेशन, बस थोड़ा सा यहां गुणवत्ता कम कर दी जाएगी। यह जो है ऐसे समझो कि ये भी मुद्रा, इसका भी संबंध मुद्रास्फीति से ही है। और यह भी एक वैसी स्थिति है, यहां पर क्या है कि कंपनियां अपनी लागत को कम करने के लिए, जो लागत प्रभाव है उसको कम करने के लिए जो उत्पाद है तो उसकी जो उत्पाद की जो सेवा है, तो जो उसकी क्वालिटी वो क्या कर देगा, डाउन कर देगा, गुणवत्ता कम कर देगा। जैसे ऐसे समझो कि आपको कोई भी वस्तु ले लो, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो आपने देखा होगा पहले एक पेन आया करता था, 5 रुपए का पेन आया करता था। उस 5 रुपए के पेन में जो जेल की मैं बात कर रहा हूं, वो 5 रुपए का पेन जो है उसका जो रिफिल होता था वो ठीक ठाक मोटा होता था। ठीक है। अभी क्या है कि उसकी जो क्वालिटी है यहां पर वो वैसे ही है, मतलब सेम रुपए में दे रहा है, पर उसकी जो क्वालिटी है वो कम कर दी है। तो जब आपकी क्वालिटी, भाई जो है यहां पर प्राइसेस वैसे ही रखेंगे पर क्वालिटी यहां पर कम कर दी जाएगी, वहां पे मात्रा क्वांटिटी, यहां पे क्वालिटी कम की जा रही है। ठीक है। तो ये जो है, अब जैसे एक उदाहरण ले लो कि भाई जो रेस्टोरेंट है तो भोजन के साथ पानी देते थे, तो अगर वो पानी बंद कर दे तो ये भी आपकी जो सर्विसेज की जो गुणवत्ता है या सर्विसेज है वही रोक दी गई, कम कर दी गई है। तो ये क्या है, स्किमफ्लेशन है। इसके आगे कल हम जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि भाई मुद्रास्फीति को कैसे मापते हैं, मेजरमेंट क्या है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।